हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है प्रेप एडवांस नर्सिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज जो हम बात करने वाले हैं कार्डियोवास्कुलर का डिसऑर्डर है शोक, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो चलेगा, कंटिन्यू क्लास में बने रहेगा। आपके सामने अगर टर्मोलॉजी आती है या शोक सुनते ही आपको क्या दिमाग में आता है? तो अगर मैं बोलूं कि शोक का मतलब होता क्या है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये एक प्रकार से सर्कुलेटरी फेलियर देखने को मिलता है, जिसके अंदर टिश्यू परफ्यूजन देखने को मिलता है और साथ में सेलुलर हाइपोक्सिया देखने को मिलता है। तो मैंने क्या बोला है सिंपली कि शोक क्या है? इट इज इट इज ए अक्यूट अक्यूट सर्कुलेटरी फेलियर and inadequate inadequate tissue perfusion। क्या बोला है? परफ्यूजन एंड सेलुलर हाइपोक्सिया। इसका क्या मतलब हुआ साहब? इसका सिंपल सा मतलब हुआ है कि एक प्रकार से शोक क्या होता है, अक्यूट सेल सर्कुलेटरी फेलियर होता है, जिसके अंदर टिश्यू परफ्यूजन देखने को मिलता है और सेलुलर हाइपोक्सिया होता है। परफ्यूजन शब्द का मतलब क्या होता है कि जितने अमाउंट के अंदर ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है सेल टिश्यू के अंदर, उतनी ना होना, इसी को अपन क्या कहते हैं? परफ्यूजन। ठीक है, या मैं बोलूं कि ब्लड ऑर्गन्स तक क्या नहीं पूछता, प्रॉपर मात्रा में नहीं जाता, उसको हम परफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, अगर इसकी इसके अलावा मैं बात करूं क्या होगा, मैं इसको एक क्या बोल सकता हूं? क्या बोल सकता हूं? क्लिनिकल सिंड्रोम। क्या बोला है मैंने? क्लिनिकल सिंड्रोम के नाम से मैं इसको बोल सकता हूं, जिसके अंदर हमें देखने को मिलेगा क्या? ऑक्सीजन का लेवल किस में? सेल्स में क्या होगा? इनएडिक्वेट होगा। क्या होगा? इनएडिक्वेट। क्लियर है? इसकी वजह से क्या होगा? सेल्स के साथ साथ मैं बोल दूं टिश्यू। क्लियर है भाई? अगर सेल टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का लेवल इनएडिक्वेट फॉर्म में होगा, तो हम बोल सकते हैं कि साहब ऑर्गन्स के पास भी क्या होगा? ऑक्सीजन कम होगा। अगर ऑक्सीजन कम होगा, तो हम बोल सकते हैं कि सीवियरली क्या होगा? लोअर ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। क्लियर है मेरी बात? ओके। अगर इसके बारे में हम बात करें कि साहब शोक कितने प्रकार का होता है, तो हेडिंग क्या है अपनी? टाइप्स ऑफ शोक। क्लियर है? फर्स्ट अगर मैं बोलूं आपको, ये एनाफाइलेटिक एनाफाइलेटिक शोक होता है। सेकंड अगर मैं बोलूं, हाइपोवोलेमिक। क्या होता है? हाइपोवोलेमिक शोक। थर्ड अगर मैं बोलूं आपको, न्यूरोजेनिक न्यूरोजेनिक शोक। फोर्थ क्या है आपका? सेप्टिक शोक। ठीक है, और फिफ्थ क्या है आपका? हाइपो हाइपोग्लाइसेमिक शोक, या मैं बोलूं इंसुलिन शोक। क्लियर है? इसी को मैं क्या बोल रहा हूं? इंसुलिन शोक। और सिक्स अपना है कौन सा? कार्डियोजेनिक शोक। क्लियर है? तो आपके सामने कितने निकल के आए हैं शोक के टाइप? तो आपको बताना है साहब, 6 टाइप का होता है। कौन-कौन से? एनाफाइलेटिक शोक, हाइपोवोलेमिक शोक, न्यूरोजेनिक शोक, सेप्टिक शोक, हाइपोग्लाइसेमिक शोक, जिसी को हम इंसुलिन शोक बोल रहे हैं, और कार्डियोजेनिक शोक। इट इज द टाइप ऑफ शोक। ये क्या है? टाइप्स निकल के आए हैं। अब हम जानने वाले हैं कि एनाफाइलेटिक शोक क्या होता है, हाइपोवोलेमिक शोक क्या होता है, उन सभी के बारे में वन बाय वन जानने वाले हैं। बने रहिएगा। फर्स्ट हेडिंग आपकी आती है क्या? हाइपोवोलेमिक शोक। हम पहले क्या पढ़ने वाले हैं? हाइपोवोलेमिक शोक। क्लियर है? नाम से ही पता चल रहा है क्या कि साहब इसके अंदर फ्लूइड का लॉस होगा। हाइपोवोलेमिक का मतलब फ्लूइड। क्लियर है? कहाँ? बॉडी के अंदर। तो एक लाइन ऐड कर लीजिएगा। क्या?
फ्लूइड लॉस फ्रॉम बॉडी, बॉडी से फ्लूइड का लॉस होना। इसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट या पर्टिकुलर पर्सन किस में जा सकता है, जाता है हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर। क्लियर है। अब यहाँ पे सब फ्लूइड का लॉस किस प्रकार से होता है या किन टाइप से होता है या कौन सा वे होता है कि जिसमें फ्लूइड का लॉस होता है। बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल फ्लूइड लॉस। क्लियर है। मैंने क्या बोला है, इसके टाइप्स अगर मैं बोलूं कितने प्रकार का होगा साहब, तो आपको बताना है कि एक्सटर्नल, एक्सटर्नल और एक होता है आपका इंटरनल। ठीक है, समझ में आ गया कि एक्सटर्नल लॉस कैसे होगा और इंटरनल फ्लूइड का लॉस कैसे होगा। क्लियर है। अरे यही तो अपनी हेडिंग है साथियों। क्लियर है। देखिए हम जानते हैं फर्स्ट कि साहब एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फ्लूइड का लॉस कैसे होगा। क्लियर है। तो फर्स्ट आपके सामने इसी के अंदर मैं बताना चाहूं क्या होगा, या तो किसी पेशेंट को डायरिया हो जाए। क्या बोला है मैंने, या तो किसी पेशेंट को डायरिया हो जाए सीवियर वाला। ठीक है। सेकंड अगर मैं बोलूं वोमिटिंग हो किसी पेशेंट को, क्या हो, वोमिटिंग हो। या फिर मैं बोलूं किसी पेशेंट को एक्सेसिव अमाउंट के अंदर डायरेटिक्स का यूज में ले लें। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, यूरिन का पास आउट होना बढ़ जाएगा। क्या बोला है मैंने, एक्सेसिव अमाउंट में, एक्सेसिव अमाउंट यूज ऑफ डायरेटिक्स। अरे भाई अगर किसी पेशेंट को डायरेटिक्स एक्सेसिव अमाउंट में यूज करेंगे, यूरिन आउटपुट बढ़ेगा या घटेगा, तो क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है। डायरेटिक्स क्या रोल करता है, यूरिन आउटपुट बढ़ाता है। क्लियर है। ओके साहब, अगर मैं इसी के अंदर बोलूं फोर्थ पॉइंट, क्या निकल के आएगा, अगर कोई पेशेंट बर्न का है, अगर कोई पेशेंट जल जाता है, जला हुआ जिसको हम बर्न बोलते हैं, उसका पेशेंट है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, एक्सटर्नल फ्लूइड लॉस होगा। ठीक है, ये लीजिएगा साहब बर्न। फिफ्थ अगर मैं बोलूं हेमरेज, अगर किसी पेशेंट को हेमरेज हुआ है तो उसमें क्या होगा, एक्सटर्नल फ्लूइड का लॉस होता है। अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से अगर मैं पूछूं कि मोस्ट कॉमन या मेनली एक्सटर्नल फ्लूइड लॉस किससे होता है, तो आपका जवाब आना चाहिए साहब हेमरेज से। तो यहां से क्वेश्चन बना हुआ है नोट सेट के अंदर, तो ध्यान में रखना है। हमने पढ़ा है हाइपोवोलेमिक शॉक, उसके अंदर हम एक्सटर्नल इंटरनल के बारे में जान रहे हैं। एक्सटर्नल के हमने टाइप पढ़े हैं, टाइप या फिर इसके अंदर किसको इंक्लूड करते हैं वो पढ़े हैं। डायरिया से हो सकता है, वोमिटिंग होता है, एक्सेसिव अमाउंट में डायरेटिक्स यूज कर लें, बर्न वाला पेशेंट हो या फिर हेमरेज का। तो इसमें से क्वेश्चन अगर आपसे पूछे मेनली कौन सा पाया जाता है, कौन सा मेनली आपको बताना है साथियों, कौन सा मेनली। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है साहब, अब मैं बात कर लेता हूं आपका सेकंड है इंटरनल। ठीक है, वो तो बाहर से होगा, ये इंटरनल फ्लूइड लॉस कैसे होगा। कोटेड। ओके साहब, तो इसके अंदर अगर मैं बोलूं किसी पेशेंट को सीवियर इन्फ्लामेशन हो तो उसकी वजह से फ्लूइड का लॉस होता है इंटरनली। क्या बोला है मैंने, सीवियर फ्लूइड, सॉरी सीवियर इन्फ्लामेशन। क्लियर है, इन्फ्लामेशन, जैसे कि पेनक्रियाटाइटिस। एग्जाम्पल के तौर पे अब मान लीजिएगा पेनक्रियाटाइटिस, अगर पेनक्रियाटाइटिस है, टाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन, तो ये आपका क्या होगा, इंटरनल फ्लूइड लॉस। ये हमने पढ़ा है हाइपोवोलेमिक शॉक क्या होता है। अब इसी के अंदर अगर मैं आपको बोलूं किस टाइप का, अगर क्वेश्चन के बिहाफ पे पूछूं तो क्वेश्चन क्या बन के आएगा, कि अगर पूछा जाए कि साहब इसके अंदर जो पल्स हैं वो किस प्रकार के देखने को मिलती हैं, तो आपका जवाब आना चाहिए वीक थ्रेड पल्स अपीयर होती है, मे बी अपीयर। क्या बोला है मैंने, वीक थ्रेडी पल्स में अपीयर। समझ गए, अपीयर किस प्रकार की पल्स देखने को मिलती है, वीक थ्रेडी पल्स इसके अंदर अपीयर होती है। हाइपोवोलेमिक हो गया। अगर इसके अलावा आपसे पूछे कि साहब हाइपोवोलेमिक के साथ साथ वीक थ्रेड पल्स कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, तो आपका जवाब आना चाहिए ओल्सो। कहाँ देखने को मिलेंगी, आपके कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर देखने को मिलेंगी। क्लियर है मेरा पॉइंट।
और कहाँ? मैं बोल सकता हूँ सेप्टिक शॉक में। कहाँ? सेप्टिक शॉक के अंदर। अब यहाँ पे काफ़ी साथी कन्फ्यूज़ होंगे कि सेप्टिक शॉक में कब? तो आपको बताना है लेटर स्टेज के अंदर क्या होता है, सेप्टिक शॉक के अंदर आपको वीक थ्रेड पल्स देखने को मिलेंगी, ये अपीयर होंगी। तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन बन के आया हुआ है। क्लियर है? अब मैं बात करने वाला हूँ नेक्स्ट कार्डियोजेनिक शॉक के बारे में। किसके बारे में? साहब कार्डियोजेनिक शॉक। क्लियर है मेरा पॉइंट? कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होगा, जो हार्ट मसल्स हैं उनके अंदर क्या होगा, पंपिंग करने की कैपेसिटी इनफ नहीं रहेगी। इसकी वजह से क्या होगा, कार्डियोजेनिक शॉक होगा, क्योंकि यहाँ पे एमएमडी मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी, वो पूरी नहीं होगी। क्लियर है? ये मैंने क्या बोला है कि इट्स अकर कब होगा, इट अकर ड्यू टू हर्ट मसल्स, हर्ट मसल्स आर अनेबल are unable to pump the enough blood। क्लियर है कि यहाँ पे हार्ट मसल्स इनफ ब्लड क्या नहीं कर पाएंगी, पंप नहीं कर पाएंगी, विच आर रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड फॉर एमएमडी। अब सब एमएमडी क्या है, तो आपको बताना है मिनिमम मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड ऑफ टिश्यू। ठीक है, ऑफ टिश्यू। क्लियर है? किसकी मेटाबॉलिक डिमांड कम होंगी यहाँ पे? टिश्यू की। क्लियर है? ओके साहब। इसके आगे अगर मैं आपको बोलूं कि साहब अगर ऐसा हुआ तो क्या देखने को मिलेगा, तो हम बोल सकते हैं साहब क्या रिजल्ट होगा, अगर प्रॉपर मात्रा में इनफ ब्लड पंप होगा हार्ट मसल्स के द्वारा, तो आपको सामने देखने को मिलेगा कि साहब जो आपका कार्डिक आउटपुट है, क्या है, कार्डिक आउटपुट। क्लियर है? वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसी के साथ साथ मैं बोल सकता हूं इट डिक्रीज, क्या डिक्रीज करेगा, टिश्यू परफ्यूजन। क्लियर है? टिश्यू परफ्यूजन होगा। तो ये आपका कहलाता है कार्डियोजेनिक शॉक। दोबारा से समझने की कोशिश करो। मैंने आपको सिंपली बोला कार्डियोजेनिक शॉक, सिंपल से आपका दिमाग में आना चाहिए कि हार्ट की मसल्स क्या होंगी, अनेबल टू द पंप इनफ ब्लड। ठीक है, ब्लड इनफ क्या नहीं कर पाएंगी, पंप नहीं कर पाएंगी। इसकी वजह से टिश्यूज का एमएमडी जो रिक्वायर होगा वो पूरा नहीं होगा, मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड क्या होगा, पूरा नहीं होगा। हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर, सब कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा और टिश्यू परफ्यूजन क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है मेरी बात? अब साहब इसी के साथ साथ में हम ईटियोलॉजी देखते हैं। देखिएगा साथियों, ईटियोलॉजी किसकी देख रहे हैं हम, कार्डियोजेनिक शॉक की। ठीक है, ओके। अब ईटियोलॉजी के साथ अगर मैं बात करूं, क्या साहब क्या हो सकता है, तो आपका फर्स्ट ईटियोलॉजी होता है एमआई। ठीक है, वो भी कौन सा, अक्यूट एमआई। क्लियर है? ओके। एमआई के बाद दूसरा क्या आता है आपका, सी एच एफ, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं बोलूं कार्डियो मायोपैथी। अब कार्डियोमायोपैथी क्या होता है, इसके अंदर हार्ट मसल्स में क्या होता है, एक प्रकार से ग्रुप ऑफ डिजीज है। क्लियर है मेरी बात? इसके अंदर क्या होगा, मसल्स वीक हो जाती हैं, अनलार्जमेंट देखने को मिलता है और थिकनेस हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से इसमें इंपेयरमेंट देखने को मिलता है आपके ब्लड फ्लो के अंदर। क्लियर है? ओके। फोर्थ अगर मैं बोलूं, आपका डायबिटिक हो सकता है, हाइपरटेंशन होता है। क्लियर है? और इसके साथ साथ अगर मैं बोलूं कि एबनॉर्मलिटीज देखने को मिले हार्ट वाल के अंदर, क्या है, अगर एबनॉर्मल हो आपके हार्ट के वॉल, तो आपको देखने को मिलता है क्या, कार्डियोजेनिक शॉक। क्लियर है?
और लास्ट आपका मैं बोलूँ सीएडी, ठीक है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। तो साथियों ये हमने ईटियोलॉजी जानी है आपके कार्डियोजेनिक शोक के बारे में। इतनी बात क्लियर है? अब साहब आपसे ये पूछा जाए कि बेसिकली सबसे ज़्यादा चांसेस किसके ईटियोलॉजी की वजह से होता है? तो आपका जवाब आना चाहिए आपका एमआई एक्यूट। यहाँ से नोट सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है? ध्यान में आपको रखना है। क्लियर है मेरी बात? ओके? अब साहब मैं थोड़ा-सा आपको बैक साइड लेके आता हूँ। हमने अभी तक क्या पढ़ा है? ठीक है? अभी तक हमने जाना है क्या कार्डियोजेनिक शोक क्या होता है और हाइपोवोलेमिक शोक क्या होता है, बस 2 ही जाने हैं। अब हम जानेंगे क्या आगे क्या जानेंगे देखिएगा, जो आपके सेप्टिक शोक, न्यूरोजेनिक शोक, एनाफाइलेटिक शोक इनके बारे में हम जानेंगे। अगर मैं एक यहाँ पे टर्मिनोलॉजी लिखूँ क्या डिस्ट्रीब्यूटिव शोक। अब ये क्या होता है साहब? डिस्ट्रीब्यूटिव शोक का मतलब क्या होता है सुनिएगा। एक ट्रिक है आपका सोना। क्या बोला है मैंने? सोना। अब साहब सुनो, एस फॉर आपका आता है सेप्टिक शोक, ओ फॉर आप आता है आपका ऑब्स्ट्रक्टिव शोक, एन फॉर आ जाता है आपका न्यूरोजेनिक शोक। क्या बोला है मैंने? न्यूरोजेनिक शोक। और ए फॉर आ जाता है आपका एनाफाइलेटिक शोक। क्लियर है मेरी बात? कितने शोक आए इसमें? डिस्ट्रीब्यूटिव शोक के अंदर 4। क्लियर है? अब वन बाय वन जानेंगे क्या होता है। एस फोर क्या बोला था मैंने आपको? एस फोर बोला था आपको सेप्टिक शोक। नाम से ही पता चल रहा है अगर किसी पेशेंट को क्या है सेप्सिस है या सेप्टिसीमिया है तो वो किस में जा सकता है आपके सेप्टिक शोक के अंदर। तो हम बोल सकते हैं क्या इट अकर्स। कब होगा ये? अकर्स ड्यू टू ड्यू टू सेप्सिस और मैं बोलूं सेप्टिसीमिया। क्लियर है? तो इसकी वजह से क्या होगा? क्या करेक्टर शो करेगा? तो ये शो करने वाला है आपके इट इज करेक्टराइज। कैसे करेक्टराइज करेंगे? बाई पायरेक्सिया। क्या बोला है मैंने? पायरेक्सिया। और पायरेक्सिया का मतलब क्या होता है? फीवर। क्लियर है? या मैं बोलूं आपको वार्म स्किन। क्या बोला है मैंने? वार्म स्किन। क्लियर है मेरी बात? अब सुनिएगा, सिंपल सा सेप्टिक शॉक पढ़ रहे हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर। क्लियर है? सेप्टिक शॉक का मतलब क्या होता है साहब? कि सेप्सिस की वजह से या सेप्टिसीमिया की वजह से शोक जनरेट होता है या अकर होता है। अगर सेप्टिसीमिया की वजह से शोक जनरेट हो रहा है तो इसके करेक्टराइज क्या होंगे, करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? तो हम बोल सकते हैं पायरेक्सिया, या मैं बोलूँ फीवर, या वार्म स्किन। क्लियर है मेरी बात? ओके। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपके नोट सेट एग्जाम के अंदर कि सेप्टिक शॉक के अंदर, या फिर क्वेश्चन आ जाता है कि वार्म स्किन कौन से टाइप या किस किस टाइप के शॉक में देखने को मिलती है? तो आपका जवाब आना चाहिए साहब सेप्टिक शॉक के अंदर देखने को मिलती है। इतनी बात क्लियर है मेरी बात? ओके। नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे इसी के अंदर ओ फोर आपका ऑब्स्ट्रक्टिव शोक। क्लियर है मेरी बात? ऑब्स्ट्रक्टिव शोक। अब साहब ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। नाम से ही पता चल रहा है ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट पैदा करने वाला। ठीक है? और ये कहाँ होगा? आपके जो डायस्टोलिक मूवमेंट होते हैं किसके, हार्ट के, उसके अंदर क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। जैसे कि समझने की कोशिश करो, मैंने बोला अकर इट्स अकर ड्यू टू दी ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है? ऑब्स्ट्रक्शन इन ए डायस्टोलिक डायस्टोलिक मूवमेंट्स ऑफ हार्ट। आपके हार्ट के अंदर डायस्टोलिक मूवमेंट के अंदर अगर रुकावट पैदा हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन, इसकी वजह से आपका क्या हो रहा है? ऑब्स्ट्रक्टिव शोक जनरेट हो रहा है। ये कब देखने को मिलता है? जब आपके
पेरिकार्डियल इफ्यूजन देखने को मिलता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं, दिस कंडीशन यूजुअली सीन इन पेरिकार्डियल पेरिकार्डियल इफ्यूजन, ठीक है, इसके अंदर देखने को मिलेगा। या मैं बोलूं, जो लेयर है हार्ट की, पेरिकार्डियम, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना, इस कंडीशन में देखने को मिलता है। अब पेरिकार्डियल इफ्यूजन का मतलब क्या होता है, देखिएगा, इसका मतलब सिंपल सा है कि एबनॉर्मली, क्या, एबनॉर्मली फ्लूइड का क्या होना, एक्युमुलेशन होना, ठीक है, या बिल्डअप होना। कहाँ पे साहब, आपकी पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर। समझने का प्रयास करना साथियों, सिंपल सा मैंने बोला है, क्या, कि ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के बारे में पढ़ रहे हैं। अब साहब ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्या होता है, इसके अंदर जो डायस्टोलिक मूवमेंट होता है हार्ट का, उसमें रुकावट पैदा हो जाती है, जिसके कारण ये क्या होता है, आपके पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन देखने को मिलता है। इफ्यूजन के अंदर क्या होगा, जो आपके पेरिकार्डियल कैविटीज हैं या कैविटी है, उसके अंदर एबनॉर्मल वे में फ्लूइड का बिल्डअप होना, एक्युमुलेशन होना, तो ये क्या कहलाता है, आपका ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। क्लियर है। ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का कौन सा टाइप पढ़ा है, सेकंड। क्लियर है। आगे बात करते हैं थर्ड की। नाम आता है अपना न्यूरोजेनिक शॉक, ठीक है। न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होगा साहब, ऑब्वियसली आपके स्पाइनल से रिलेटेड होगा, नर्व से रिलेटेड हो सकता है। तो मैंने आपको क्लियर बोला है, क्या, कि साहब इसके अंदर क्या होगा, इट अकर्स ड्यू टू स्पाइनल कोड इंजरी। अब साहब स्पाइनल कोड इंजरी हुई तो आपको न्यूरोजेनिक शॉक देखने को मिलेगा। क्यों साहब, ऐसा क्या होता है कि इसके अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि साहब यहाँ पे आपके पेरिफेरल, क्या बोल रहा हूं मैं, पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंस देखने को मिलता है। इतनी बात क्लियर है। तो ये आपका कहलाता है न्यूरोजेनिक शॉक। क्लियर है। अब इसके अंदर और क्या होगा साहब, तो हम इसकी बातें कर लें। अगर इसके अंदर क्या मैंने बोला है, डिक्रीज पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस, तो इसको मैं बोल सकता हूं वासो डायलेशन। क्लियर है मेरी बात, वासो डायलेशन, ठीक। अब वासो डायलेशन हो रहा है और इसके अंदर हम बोल सकते हैं सीक्वेंस के अंदर हो रहा है। क्लियर है। मैंने बोला है कि साहब इसके न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, जिसको मैं बोल सकता हूँ वासोडाइलेशन, और ये कंटिन्यू सीक्वेंस फॉर्म में होगा, ठीक है। जिसकी वजह से, अरे जिसकी वजह से क्या होगा, बोल सकते हैं हम पुलिंग ऑफ ब्लड विथ पेरिफेरल वेसल्स। कुछ माइंड में पिक्चर बनी, अरे बनी क्या, देखिएगा। हम बोल सकते हैं कि साहब हम पढ़ रहे हैं न्यूरोजेनिक शॉक। क्लियर है। ये क्यों होता है, स्पाइनल कोड में इंजरी हो जाना। जैसे कि अगर मैं बोलूं किसके कारण, इसको हम कोज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसको हम कोज बोल सकते हैं। जैसे कि सुनिएगा, किसको कोज बोलने की बात कर रहा हूं मैं, देखिएगा स्क्रीन पे। हम बात कर रहे हैं पेरिफेरल डिक्रीज वस्कुलर रेसिस्टेंस की वजह से, ठीक है। अगर ये कोज है तो इसके अंदर क्या होगा साहब, वासोडाइलेशन होगा और वो सीक्वेंस फॉर्म में होगा। इसकी वजह से जो पुलिंग ऑफ ब्लड है वो किसके साथ होगा, विद पेरिफेरल वेसल्स के अंदर, ठीक है। ये सारी अगर घटना होती है तो क्या करेक्टर शो होते हैं, सुनिएगा। हम करेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। करेक्टर क्या शो होने, करेक्टराइज क्या होगा, ठीक है। सुनिएगा, आपको वार्म स्किन देखने को मिलेगी,
और पिंकिश कलर की होगी, क्लियर है? और आपके ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है कि ब्रेडिकार्डिया किस में देखने को मिलता है, तो आपको बताना है न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर। क्लियर है मेरी बात इतनी? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, जो अपना लास्ट आता है क्या, एनाफाइलेटिक शॉक। अब सब एनाफाइलेटिक का मतलब क्या हुआ, तो मैं बोल सकता हूं कि एलर्जिक, ठीक है? तो ये क्यों होता है, तो बोलना है सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो तो हम बोल सकते हैं कि एनाफाइलेटिक शॉक में पेशेंट चला गया, ठीक है? और इसके अंदर सुनिएगा, ये वाला शॉक क्या होता है, रैपिडली, क्या बोल रहा हूं मैं, रैपिडली डेवलप होता है। तो मैंने बोला है रैपिडली डेवलपिंग वाला शॉक है। क्लियर है मेरी बात? और इसके बारे में क्या बोल सकता हूं मैं, ये एक प्रकार से सिस्टमेटिक एनाफाइलिसिस होता है। क्या है? सिस्टमेटिक एनाफाइलिसिस देखने को मिलता है, ठीक है? और आगे बात करें, अगर ये सारी चीजें हो रही हैं दोनों, रैपिडली डेवलप होना और सिस्टमेटिक एनाफाइलिसिस होना, तो ये क्या हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जनरेट कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये अक्यूट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कर सकती हैं। क्या बोला है मैंने? अक्यूट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है? तो क्वेश्चन यहाँ पे भी बनता है कि ऐसा कौन सा शोक है जिसके अंदर अक्यूट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, तो आपका जवाब आना चाहिए एनाफाइलेटिक शोक। ये क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अब जैसे ही रैपिड डेवलपिंग की वजह से और सिस्टमेटिक एनाफाइलिसिस की वजह से अक्यूट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है, उसके बाद वस्कुलर कोलैप्स देखने को मिलता है। और कब देखने को मिलता है? विथ इन ए मिनट आफ्टर एक्सपोजर ऑफ द एंटीजन। क्या बोला है मैंने? सुनिए कि जैसे ही ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो क्या देखने को मिलेगा आपको? वस्कुलर कोलैप्स देखने को मिलने वाला है आपको, और विथ इन मिनट्स। क्लियर है मेरी बात? आफ्टर, कब? आफ्टर एक्सपोजर ऑफ अन एंटीजन। कोलैप्स कब होगा? जब कोई भी एंटीजन के एक्सपोजर या कांटेक्ट में आएगा, एक्सपोजर के साथ में, ठीक है? अगर आपसे कोई पूछे कि मोस्ट कॉमन कोज, तो आपको बताना है क्या है, मोस्ट कॉमन कोज क्या है साहब, तो बताना है टाइप फर्स्ट एलर्जिक, क्या इसी को मैं बोलूं हाइपर सेंसिटिव सेंसिटिव रिएक्शन। इतनी बात क्लियर है मेरी? ओके। और मोस्ट कॉमन एंटीजन की बात आ जाए, क्या मोस्ट कॉमन एंटीजन कौन सा होगा, तो आपका जवाब आना चाहिए बी, मधुमक्खी, या मैं बोलूं वाप्स वेनम्स। क्या बोला है मैंने? वाप्स वेनम, ततैया जो आपके भाषा में आता है, इनके कारण ये मोस्ट कॉमन एंटीजन होते हैं जिसकी वजह से एलर्जी होती है। अगर रेडियोग्राफी की मैं बात करूं, तो हम जब रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन करवाते हैं तो उसके साथ में हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज में लेते हैं। इतनी बात क्लियर है? अगर एनाफाइलेटिक रिएक्शन या शॉक हुआ है तो डीओसी क्या होगी, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, तो आपको बताना है एड्रेलिन। क्या है? एड्रेलिन। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, इसी को अपन एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। आप सभी को ये इसके बारे में पता होगा, जब हमने इमरजेंसी क्लास ली थी, ड्रग इमरजेंसी ड्रग के बारे में क्लास ली थी, उसके अंदर बताया था, ठीक है? तो एड्रेलिन या एपिनेफ्रिन इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है किसके अंदर? आपके एनाफाइलेटिक शॉक के अंदर। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। हमने एनाफाइलेटिक शॉक, सेप्टिक शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, ये सारी चीजें
कार्डियोजेनिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक के पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? अब सुनिएगा, हम आगे पढ़ते हैं छोटा सा, जिसका एक शॉक हम बोल सकते हैं, जब पढ़ा था हमने हाइपोग्लाइसेमिक शॉक। इसी का दूसरा नाम मैंने क्या बोला था? तो बताना है इंसुलिन शॉक। इतनी बात क्लियर है? अब साहब इसमें क्या होता है, हाइपो का मतलब कम, ग्लाइसेमिक का मतलब शुगर लेवल, तो मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, लो ब्लड शुगर। ठीक है। अब साहब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन के आता है, पूछता है कि साहब कितना लो, अगर ब्लड शुगर लो के कारण ये हाइपोग्लाइसेमिक शॉक जनरेट हो रहा है तो कितना लो, तो आपको बताना है लेस देन 40 mg/dl। समझ में आई मेरी बात? क्वेश्चंस बनता है साथियों, तो ध्यान में रखना है, थ्योरी के साथ साथ मैं क्वेश्चन भी आपको क्लियर करते हुए चल रहा हूं। इतनी बात क्लियर है? ओके। अगर इसके अंदर कोज की मैं बात करूं, क्या कोज की मैं बात करूं, सब किसकी वजह से हो रहा है, या तो क्या हो सकता है, फेलियर टू ईटिंग आफ्टर इंसुलिन। कहने का तात्पर्य मेरा क्या है, समझिएगा, फेलियर टू ईटिंग आफ्टर इंसुलिन का मतलब क्या होता है। अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है, आपने इंसुलिन लगाया है, तो इंसुलिन लगाने के बाद जो अगर हाइपर में था और वो खाना नहीं खाया, तो धीरे धीरे उसका शुगर लेवल कम आ जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं, अगर किसी पेशेंट को हम इंजेक्शन एमपीएस लगाते हैं, उस टाइम ब्लड शुगर का लेवल बढ़ता है नॉर्मली, और हम उस पेशेंट को इंसुलिन भी लगाते हैं एज ए रिक्वायरमेंट, स्लाइडिंग स्केल के अकॉर्डिंग हम देते हैं। क्लियर है मेरी बात? एक ऐसी कंडीशन है, अगर किसी पेशेंट को हमने एमपीएस दिया इंजेक्शन, उसका शुगर लेवल बढ़ा और हमने इंसुलिन लगाई, ठीक है, लेकिन इंसुलिन लगाने के बाद खाना खाना जरूरी होता है। अगर पेशेंट नहीं खा पा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, उसका लेवल शुगर का नीचे आ जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, लो का, अगर पेशेंट एनपीओ है, हमने उसको फ्लूइड वगैरह नहीं दिया, डीएनएस वगैरह नहीं दिया, तो उसका लेवल कम आ जाता है। ठीक है। या फिर मैं आपको बोलूं, एक्सेसिव अमाउंट के अंदर इंसुलिन का सीक्रेशन होना, वो भी क्या कर सकता है, कोज हो सकता है इसका, हाइपोग्लाइसेमिक शॉक का। ठीक है। इसी वजह से ये, इसको मैं सिंपल सी जहां से क्वेश्चन बना है, कोज आपको मैंने वर्बली बता दिया है। और हाइपोवोलेमिक शॉक का मतलब क्या हुआ, कि सब बॉडी के अंदर ब्लड शुगर के अंदर क्या होना, लेवल कम होना। ठीक है। हाइपोवोलेमिक शॉक को हम क्या बोल रहे हैं, इंसुलिन शॉक बोल रहे हैं। और ब्लड शुगर लेवल अगर कम हो जाता है, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल कम हो जाता है, वो हम बोल सकते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। और किससे कम, 40 mg/dl से। और आपके क्वेश्चन बन के आए हुए हैं। ठीक है। और अगर मैं बोलूं कोज के बारे में, तो हम लिख सकते हैं एक्सेसिव अमाउंट के अंदर क्या होना, इंसुलिन होना। ठीक है, इंसुलिन। ठीक है। दूसरी चीज, फेलियर फेलियर टू ईट आफ्टर अन इंसुलिन इंजेक्ट, इंजेक्ट करने के बाद फेलियर देखने को मिले। क्लियर है मेरी बात? अगर इसके अंदर आगे मैं बात करूं, इंसुलिनोमास देखने को मिलता है, इंसुलिनोमन्स देखने को मिलता है, तो क्या होता है इसके अंदर, सुनिएगा, इंसुलिन इंसुलिन secreting tumor which cause हाइपोग्लाइसीमिया, क्या करेगा, हाइपोग्लाइसीमिया। क्लियर है? ये हमने बात की है आपके किसके बारे में, हाइपोजेनिक शॉक के बारे में। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। क्लियर है मेरी बात? और एक क्वेश्चन और ध्यान में रखना है आपको, अगर ये कंडीशन बनती रहती है, या मैं बोलूं हाइपोग्लाइसेमिक शॉक के अंदर क्या हो सकता है, तो वो मे बी बोल रहा हूं, मे बी क्या होगा, साइकेट्रिक कंडीशन देखने को
मिल सकती हैं। क्लियर है मेरी बात? साइकेट्रिक कंडीशन देखने को मिलेंगी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। साहब क्वेश्चन जहां बन रहे हैं उनको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। क्लियर है? और मैं आपको बता दूं, डेली अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे क्वेश्चन सेशन आता है, ठीक है? और टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आप जाके डायरेक्ट सर्च कर सकते हो प्रेप एडवांस नर्सिंग के नाम से, तो आपको तीनों प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा। ठीक है? अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो इंस्टा पे। क्लियर है? अब आगे बढ़े। हाँ जी, हमने क्या किया है कि साहब हमने इसके टाइप्स देखे हैं, उनके अंदर कहाँ-कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ देखे हैं। अब बात करेंगे हम क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। ठीक है? किसके बारे में बात करेंगे हम? क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स। हम बेसिकली अगर मैं आपको बोलता जाऊँ क्या होगा? सिम्पटम्स क्या देखने को मिलेगा? रेस्टलेसनेस होगी, ठीक है? कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा, सिनकोप देखने को मिलेगा, वीक रैपिड थ्रेड पल्स देखने को मिलेगी जिसको हम ट्रैकीकार्डिया बोल सकते हैं, ठीक है? कोल्ड काम साइनोटिक स्किन पार्लर, ये आपके मिक्सअप में है, ये आपके कॉमन साइन सिम्टम है। लेकिन हम पढ़ेंगे सिस्टम वाइज क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। फर्स्ट अगर मैं बात करूं आपके इफेक्ट, क्या बोला है मैंने? इफेक्ट ऑन सीवीएस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है? ओके, तो फर्स्ट आपके सामने है, मैं बोला ट्रैकीकार्डिया। क्या बोला मैंने? ट्रैकीकार्डिया, सिंपल। और इसके आगे अगर मैं बोलूं एक्सेप्ट, कहां पे? न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर। कुछ याद आया? न्यूरोजेनिक शॉक में ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा आपको। और जितने भी आपने शोक पढ़े हैं उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या? क्या देखने को मिलेगा? ट्रैकीकार्डिया। क्या देखने को मिलेगा? ट्रैकीकार्डिया। और साथ में अगर आपसे कोई पूछे कि अर्लीएस्ट साइन ऑफ शोक, तो आपका जवाब आना चाहिए ट्रैकीकार्डिया। क्या है साहब ये? अर्लीएस्ट साइन ऑफ शोक। यहां से क्वेश्चन बना है और बनेगा। क्या बोला है मैंने? अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि अर्लीएस्ट साइन ऑफ शोक क्या होता है, तो आपका जवाब आना चाहिए ट्रैकीकार्डिया। क्लियर है? लेकिन आपके एक्सेप्ट की मैंने बात की है, न्यूरोजेनिक शोक में कैसा देखने को मिलता है, तो आपका जवाब आना चाहिए ब्रेडिकार्डिया। समझ लेना, हर लाइन में क्वेश्चंस बन रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? ओके, अगर मैं बात करूं इसके अंदर क्या होगा, मेनली जब सीवीएस पे इफेक्ट देखने को मिलता है शोक का, तो आपको हाइपोटेंशन देखने को मिलती है, बीपी का कम, हाइपोटेंशन। क्लियर है मेरी बात? अब साथियों जहां पे नोट सेट क्वेश्चंस बनाता है उसको हम क्रैक करने जा रहे हैं। यहाँ पे हाइपोटेंशन तो देखने को मिलती है, आपको सब जगह बता दिया जाएगा, पढ़ा भी होगा आपने। क्लियर है? लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि हाइपोटेंशन में भी कौन सी वाली बीपी कम होती है, तो मेनली आपको बताना है सिस्टोलिक बीपी। समझ में आई मेरी बात? अरे नॉर्मल बीपी कितनी होती है? 120/80। क्लियर है? 120 कौन सी होती है? सिस्टोलिक। और 80 कौन सी होती है आपकी? डायस्टोलिक। ये आप सभी को पहले से बेहतर पता है। लेकिन मैंने बोला है आपके, अगर शोक की मैं बात कर रहा हूं और क्लिनिकल फीचर्स अगर मैं देख रहा हूं, तो आपके सीवीएस पे इफेक्ट जो देखने को मिल रहा है हाइपोटेंशन होगा, और इसमें भी कौन सा? आपके सिस्टोलिक बीपी क्या होगी साथियों? हाइपोटेंशन में जाएगी, या मैं बोलूं सिस्टोलिक बीपी कम देखने को मिलेगी। मेनली बोला है मैंने। क्या बोला है? मेनली केसेस में ऐसा देखने को मिलता है। और साथ में पाल्पिटेशन, क्या बोला है मैंने?
पाल्पिटेशन। और ये कैसा है सुनिएगा, जब पेशेंट का पाल्पिटेशन खुद से कर ले, अगर पल्स फील कर रहा है पेशेंट, खुद को भी फील होगा, ठीक है। तो ये आपके सामने सीवीएस पे कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, ये मैंने आपको बताया है। क्लियर है? अरे भूलना नहीं है साथियों, क्या अर्लीस्ट साइन ऑफ शॉक मैंने आपको बताया है, ट्रैकीकार्डिया। और लेकिन लेकिन जितने भी आपके शौक पढ़े हैं आपने, सेप्टिक, ठीक है, जितने भी एनाफाइलेटिक, हाइपोग्लाइसेमिक, ऑब्स्ट्रक्टिव, ये जितने पढ़े हैं उनमें ट्रैकीकार्डिया देखने को मिलता है। बट एक्सेप्ट कि अगर मैं बात करूं न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर ब्रेडीकार्डिया देखने को मिलता है। मैं बार बार इस पे इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि नोट सेट में एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि साहब हमने इफेक्ट तो देख लिया सीवीएस पे, और किस पे आएगा। तो नेक्स्ट अगर सिस्टम की मैं बात करूं तो आपका आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या बोला है मैंने? रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इस पे क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा सुनिएगा साहब, यहाँ पे ट्रैकीपेनिया देखने को मिलेगा। क्या बोला है मैंने? ट्रैकीपेनिया। ट्रैकीपेनिया क्या होता है साहब? इसके अंदर क्या होगा, जो ब्रीथ है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और आपके डिस्निया देखने को मिलेगा, बोले तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है। और क्या है साहब, इसके अलावा अगर मैं बोलूं साइनोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, ठीक है, ओके। और बेसिकली जब हम स्टेथोस्कोप से सुनेंगे तो आपको क्रैकल साउंड सुनाई देंगे। कैसे साउंड? क्रैकल साउंड सुनाई देते हैं, क्रैकल्स साउंड। क्लियर है? अब सुनिएगा कब सुनाई देंगे। बेसिकली जितने भी हमने शोक पढ़ा है तो मेनली या मोस्टली किसमें सुनाई देगा? कार्डियोजेनिक शोक। क्या बोला है मैंने? कार्डियोजेनिक शोक के अंदर आपको क्रैकल साउंड सुनाई देगी। और क्यों क्यों सुनाई देगी? क्योंकि इसके अंदर पल्मोनरी, क्या, पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलता है। और पल्मोनरी एडिमा का मतलब क्या हुआ कि साहब फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है। क्या? फ्लूइड कलेक्शन। क्लियर है मेरी बात? अरे यहाँ पे भी क्वेश्चंस बन रहा है, ध्यान देने की बात यहाँ है। ध्यान किस साइड में लगा रखा है आपने? यहाँ पे एक क्वेश्चन बना है, क्या क्रैकल साउंड सुनाई देता है आपके रेस्पिरेटरी पे इफेक्ट जब आता है शोक का, और बेसिकली आपके कार्डियोजेनिक शोक के अंदर सुनने को मिलता है, क्योंकि पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलता है। पल्मोनरी एडिमा का मतलब हुआ फ्लूइड का कलेक्शन और बिल्डअप होना। ये क्वेश्चन बना कि नहीं बना? अरे बोलो तो सही। अगर आपको लगा है कि बना है तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों को। क्लियर है? अब मैं रेस्पिरेटरी के बाद अब मैं रेस्पिरेटरी के बाद कहाँ बढ़ने वाला हूँ? दूसरे सिस्टम पे, कि उस पे क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो दूसरा मेरा सिस्टम है आपका, कौन सा है साहब? इफेक्ट इफेक्ट ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर है मेरी बात? अब साहब डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा? तो मैंने बोला आपको एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ लॉस ऑफ एपिटाइट, ठीक है, ओके साहब। दूसरा मैं बोलूं वोमिटिंग, सुनते जाना, वोमिटिंग। तीसरा अगर मैं बोलूं कॉन्स्टिपेशन। ये आपके इफेक्ट आ रहे हैं किस पे? पर्टिकुलर सिस्टम पे, हिपेटोमेगाली, ओके, हिपेटोमेगाली। देन अगर मैं बोलूं स्प्लिनोमेगाली, क्लियर है। और एसाइटिक देखने को मिलेगा आपको, एसाइटिस।
और क्या देखने को मिलेगा? पेरिटोनिटाइटिस। ठीक है। अगर मैं बोलूं एसाइटिक और पेरिटोनिटाइटिस की वजह से क्या देखने को मिलेगा आपको? फीवर एंड टेंडरनेस। एसाइटिक का मतलब फ्लूइड। ठीक है। ओके। अच्छा जी, ये हमने क्या जाना है कि आपके अगर शोक के अंदर इफेक्ट देख रहे हैं पर्टिकुलर सिस्टम पे, तो आपको एनोरेक्सिया देखने को मिल रहा है, वोमिटिंग देखने को मिल रही है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल रहा है, हेपेटोमेगाली, स्प्लेनोमेगाली, एसाइटिक और पेरिटोनिटाइटिस ये देखने को मिल रहा है। और एसाइटिस और पेरिटोनिटाइटिस के अंदर आपको फीवर और टेंडरनेस देखने को मिल रही है। टेंडरनेस। क्लियर है मेरी बात? ओके। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट आपके फोर्थ वन की, किसकी? रेनल सिस्टम पे क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा? तो आपको बताना है ओलिगो यूरिया। बोले तो लेस देन 30 ml यूरिन आउटपुट। क्या होगा? लेस यूरिन आउटपुट देखने को मिलेगा। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? ओके। नेक्स्ट सिस्टम की अगर मैं बात करूं आपके फिफ्थ की, तो आपका नर्व सिस्टम की बात कर लेते हैं। इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको कि पेशेंट का अल्टर कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा। फर्स्ट अगर मैं बोलूं अल्टर्ड कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा। ठीक है। लेवल। ठीक है। अगर अगर मैं बात करूं जैसे कि एंजाइटी देखने को मिलेगी, या मैं बोलूं फियर देखने को मिलेगा, या मैं बोलूं अनकॉन्शियस हो जाता है पेशेंट। कुल मिला के बात लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होगा? अल्टर देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम की, सिक्स वाला मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम। इसमें क्या होगा? पेशेंट आपको कंप्लेन करेगा फटिक, थकान। ठीक है। और इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा अगर मैं आपके इफेक्ट ऑन स्किन की बात करूं, क्या? सेवंथ इफेक्ट ऑन स्किन की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा बेसिकली? सुनिएगा, मैंने बोला है क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इसके अंदर ब्लूइश स्किन देखने को मिलेगी। ब्लूइश स्किन देखने को मिलेगी। ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूं यहां पे। किसकी बात कर रहा हूं? एक्सेप्ट कौन कौन से शोक के अंदर नहीं मिलेगी? तो आपको बताना है सेप्टिक शोक और आपका न्यूरोजेनिक शोक। जेनिक शोक। इन दोनों शोक को छोड़ के सब जितने भी रिमेनिंग शोक है उनमें आपको ब्लूइश स्किन देखने को मिलेगी। लेकिन सेप्टिक शोक के अंदर और न्यूरोजेनिक शोक के अंदर आपको देखने को मिलेगी पिंकिश। ठीक है। और एक चीज और, ब्लूइश के अंदर आपको जो स्किन है वो कैसी दिखेगी? कूल, ठंडी। लेकिन अगर मैं बात करूं पिंकिश के अंदर कैसे देखने को मिलेगी, तो बोलना है वार्म। समझिएगा, यहां से क्वेश्चन बना है तो थोड़ा सा दोबारा समझिएगा। इफेक्ट ऑन स्किन की बात कर रहे हैं आपके सामने। ब्लूइश स्किन जितने भी शोक हैं उनमें देखने को मिलती है, लेकिन दो को छोड़ के सेप्टिक शोक, न्यूरोजेनिक शोक, इनमें मिलती है पिंकिश और वार्म। और बाकी सब में मिलती है ब्लूइश स्किन मिलती है और कूल, ठंडी देखने को मिलती है। ये हमने शोक क्या होता है उसके टाइप्स जाने हैं, उनकी डेफिनेशन जानी है, क्लिनिकल फीचर्स जाने हैं। ठीक है। अब हम जानेंगे डायग्नोसिस। ठीक है। किस प्रकार से पहचानेंगे कौन सा शोक है। ठीक है। हेडिंग बना लीजिएगा, डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस में सबसे पहले हम पेशेंट की क्या लेते हैं, आप सबको पता होना चाहिए, पता भी है। हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की।
ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करूं फिजिकल एग्जामिनेशन, क्या करेंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ये क्यों जरूरी है, सुनिएगा। क्योंकि इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि पेशेंट को कौन सा शौक होने के चांसेस हैं। अब फिजिकल एग्जामिनेशन में हम एक मिनोमिक यूज में लेते हैं, मिनोमिक का यूज लेते हैं, कौन सा होता है देखिएगा, आई प्रिफर, आई प्रिफर प्रीटी एप्पल। ठीक है। अब इसका क्या है देखिएगा, सुनिएगा। आई फोर अगर मैं बोलूं तो आपका आता है इंस्पेक्शन। ठीक है, इंस्पेक्शन करेंगे। दूसरा पी फोर जाता है आपका पाल्पिटेशन, पाल्पिटेशन। क्लियर है। नेक्स्ट प्रीटी से क्या याद रखना है आपको? प्रीटी से याद रखना है आपको परकशन, और एप्पल से याद रखना है अस्कल्टेशन। क्लियर है मेरी बात? मैंने सिंपल सा आपको एक ट्रिक मिनोमिक के तौर पे समझाने की कोशिश की है। आई प्रिफर प्रीटी एप्पल, आई फॉर इंस्पेक्शन, पी फॉर पाल्पिटेशन, देन पी फॉर प्रीटी फॉर परकशन, और ए फॉर अस्कल्टेशन। क्लियर है मेरी बात? आप सुनिएगा, सुनिएगा। फर्स्ट अपना आता है इंस्पेक्शन, के अंदर क्या करते हैं सुनिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इसके अंदर बेसिकली हम एक प्रकार से ऑब्जर्वेशन करते हैं पेशेंट का। क्या करते हैं साहब? ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट। अब साहब ऑब्जर्वेशन में हम क्या करेंगे? तो ऑब्जर्वेशन में हम पेशेंट के कलर, शेप, पोजीशन, मूवमेंट को देखते हैं। किसको देखते हैं अपन साहब? कलर को देखते हैं, पेशेंट के पोजीशन, ये पोस्चर को देखते हैं, मूवमेंट को देखते हैं, शेप को देखते हैं। क्लियर है मेरी बात? ओके। नेक्स्ट अपना आता है साहब, सेकंड है पाल्पिटेशन। अब साहब पाल्पिटेशन में क्या करेंगे? सिंपल सा, पाल्पिटेशन में हम किसका यूज करेंगे? हैंड्स का। क्या कर रहे हैं हम? फिजिकल एग्जामिनेशन। तो हमने बोल सकते हैं एग्जामिनेशन बाय यूजिंग हैंड्स। अब साहब इसमें पाल्पिटेशन के दौरान बेसिकली हम क्या देखते हैं? तो हम असेस करते हैं। क्या असेस करेंगे साहब? असेस में हम बोल सकते हैं टेम्परेचर चेक कर सकते हैं पेशेंट का, टेंडरनेस। ठीक है। आप बोलोगे टेम्परेचर कैसे? थर्मामीटर के थ्रू, क्योंकि हम जब हैंड टच करेंगे तो अगर हीट होगा तो उस बिहाफ पे हम करेंगे। ठीक है। और पल्स फील कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? ओके। और क्या चेक कर सकते हैं? बेसिकली जो टेंडरनेस हम चेक कर रहे हैं वो आपका एब्डोमिनल टेंडरनेस चेक करते हैं। क्लियर है मेरी बात? ओके। और लिम्फ नोड को भी चेक किया जाता है आपके पाल्पिटेशन के अंदर। ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, थर्ड अपना आता है परकशन के अंदर क्या करेंगे? सुनिएगा, परकशन के अंदर अपन क्या करते हैं बेसिकली, हम परकशन के अंदर हम क्या करेंगे कि अपनी जो फिंगर्स होती हैं हम उससे बॉडी सरफेस को टैपिंग करेंगे। क्लियर है? फर्स्ट मैंने क्या बोला है? टैपिंग। ठीक है। टैपिंग दी बॉडी सरफेस विथ फिंगर। फिंगर के साथ हम क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ फिंगर हम टैपिंग करके देखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट मैं बात करूं, ये हमें हेल्प करता है किसके अंदर? डेनिसिटी ऑफ टिश्यू। क्लियर है? मैंने क्या बोला है? हेल्प्स असेस डेनिसिटी ऑफ अंडरलाइनिंग टिश्यू। गोटेड? ओके। अब साहब इसके अंदर हम बेसिकली साउंड भी सुन सकते हैं। क्लियर है? जैसे कि साउंड्स की मैं बात करूं, कैसे? अगर रेजोनेंट है, रेजोनेंट अगर साउंड सुनाई देता है इसका मतलब नॉर्मल लंग्स हैं आपके। ठीक है। अगर डल सुनाई देता है तो आपके या तो कोई सॉलिड है, सॉलिड ऑर्गन,
या मैं बोलूं फ्लूइड है। क्लियर है मेरी बात? फ्लूइड। और अगर टिपेनिंग सुनाई देता है तो इसका मतलब क्या है? गैसेज फिल्डेड एरिया, जो एरिया होता है गैसेज का वो भरा हुआ है। क्लियर है? हमने फिजिकल एग्जामिनेशन देख रहे हैं। रेजोनेंट का मतलब नॉर्मल लंग्स, डल सुनाई देता है या डल फील होता है तो आपके सॉलिड ऑर्गन या फ्लूइड। टिपेनिंग सुनाई देता है, टिपेनिंग सुनाई देता है तो गैसेज फिल्डेड एरिया होता है, गैसेज से भरा हुआ एरिया। क्लियर है मेरी बात? अब अस्कल्टेशन की बात करते हैं। फोर्थ आ गया अपना अस्कल्टेशन। अब इसके अंदर बेसिकली क्या करने वाले हैं सुनिएगा। अस्कल्टेशन का मतलब क्या हुआ? लिसनिंग यूजिंग स्टेथोस्कोप। अस्कल्टेशन के अंदर हम क्या यूज करने वाले हैं? आपका स्टेथोस्कोप। अब साहब स्टेथोस्कोप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्या सुनना है? असेस करना है हार्ट, लंग्स और बाउल साउंड को। क्या असेस करेंगे? असेस दी हार्ट, लंग्स, लंग्स और बाउल साउंड को। क्लियर है? इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? अस्कल्टेशन कर रहे हैं। और जैसे कि हार्ट में मरमर की साउंड सुनाई देते हैं, ब्रीथ साउंड सुनाई देंगे, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे करेक्ट करेक्ट सीक्वेंस कौन सी रहने वाली है, ये नोट सेट में एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है करेक्ट सीक्वेंस को लेके। तो बोलना है साहब, पहले हम करेंगे इंस्पेक्शन करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद अस्कल्टेस्ट करेंगे, अस्कल्टेशन करेंगे। क्लियर है? देन उसके बाद क्या करेंगे अपन? तो बोल सकते हैं परक्यूशन करेंगे। देन आपका लास्ट आता है पाल्पिटेशन। ये आपकी करेक्ट सीक्वेंस रहने वाली है फिजिकल एग्जामिनेशन की, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। थर्ड हमारा पॉइंट निकल के आता है हार्ट रेट, ठीक है। हार्ट रेट। अब हार्ट रेट में मोर देन बोले तो 100 बीट पर मिनट हो। क्लियर है? नेक्स्ट अपना इसी के अंदर आता है सिस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक बीपी कितना होगा? लेस देन 100 ऑफ एचजी। क्योंकि मैंने उसमें बताया था कि बीपी इसमें हाइपोटेंशन होता है, बीपी सिस्टोलिक इसमें डिक्रीज होता है। क्लियर है? अगर मैं इसी के अंदर बात करूं शोक इंडेक्स की, तो शोक इंडेक्स क्या होगा? ग्रेटर देन 1। यहीं पे अगर फॉर्मूला आए कि शोक इंडेक्स कैसे निकाली जाती है, तो बोलना है हार्ट रेट अपॉन सिस्टोलिक सिस्टोलिक हार्ट रेट अपॉन सिस्टोलिक बीपी। क्लियर है मेरी बात? ये आपका शोक इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला है, याद रखना है। नेक्स्ट इसी के अंदर मैं बात करूं टेम्परेचर कितना होगा, तो टेम्परेचर की आपका बोलना है लेस देन 95 फ़ारेनहाइट। फिफ्थ अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? यूरिन आउटपुट। तो यूरिन आउटपुट मैंने पहले बताया है, आपका लेस देन 30 ml पर आवर देखने को मिलता है इसके अंदर। क्लियर है? और जो मैंने 5 ऊपर पॉइंट डिस्कस किए हैं, ये कंसीडर करता है शोक के लिए। कौन-कौन सा? कि अगर हार्ट रेट 100 से अबोव हो, ठीक है, और आपका सिस्टोलिक बीपी 100 से कम हो, एमएमओएचजी से कम हो, शोक इंडेक्स अगर 1 से ज़्यादा हो, तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया है, शोक इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होगा? हार्ट रेट अपॉन सिस्टोलिक बीपी। तो आपका शोक इंडेक्स निकल के आ जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। टेम्परेचर इसका 95 फ़ारेनहाइट से कम होता है। यूरिन आउटपुट इसका लेस देन 30 ml पर आवर होता है। इतनी बात क्लियर है? अब कुछ इन्वेस्टिगेशन क्या-क्या करा सकते हैं देखिएगा। इन्वेस्टिगेशन में आएगा आपका, सबसे पहले मैं बोलूँ एक्स-रे, देन आफ्टर आपका ईसीजी आ जाता है, ईसीजी, देन आपका आएगा 2D को जिसको अपन बोलते हैं। 2D को के बाद हम बोलेंगे यूएसजी करा लेंगे और आपका एलएफटी एंड आरएफटी। ये क्यों कराते हैं? ऑर्गन फेलियर को देखने के लिए कि ऑर्गन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। लंग्स, लीवर और किडनी की जांच करा लेंगे। देन सीबीसी और एबीजी
एनालाइज करेंगे। क्लियर है मेरी बात? इन्वेस्टिगेशन में मैंने क्या बोला है? सिंपल सा बोला है, एक्सरे, ईसीजी, टूडिको, यूएसजी, एलएफटी, केएफटी और आपका सीबीसी और एबीजी एनालाइज करेंगे। क्लियर है मेरी बात? ओके। अब बात करेंगे हम मैनेजमेंट की। ये हमने डायग्नोसिस के बारे में बात कर ली है। क्या-क्या हम डायग्नोसिस करा सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? टेंडरबर्ग पोजीशन देंगे। कौन-सी पोजीशन देंगे? टेंडरबर्ग पोजीशन देंगे पेशेंट को। अब साहब ये टेंडरबर्ग पोजीशन क्या कराएगा? सुनिएगा, ये बेसिकली वेनस रिटर्न कराता है। क्या? वेनस रिटर्न का काम करता है। इसकी वजह से हम टेंडरबर्ग पोजीशन देते हैं। अब टेंडरबर्ग पोजीशन के अंदर किसमें देंगे? बेसिकली सभी शोक में देंगे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि किसमें नहीं देंगे टेंडरबर्ग पोजीशन, तो आपको एक्सेप्ट करके बोलना है कार्डियोजेनिक शोक के अंदर हम टेंडरबर्ग पोजीशन नहीं देते हैं। क्योंकि टेंडरबर्ग पोजीशन क्या होता है? हेड क्या होता है? डाउन होता है और लेग आपका क्या होता है? ऊपर होता है। कुछ इस प्रकार से, ठीक है? ये मान लीजिएगा हेड है, ये आपके लेग है, ठीक है? ये हेड नीचे की तरफ होगा, डाउनवर्ड। क्लियर है? अब आपसे कोई पूछे कि साहब कार्डियोजेनिक शॉक में कौन-सी पोजीशन सूटेबल रहती है, देते हैं, तो बोलना है सेमी फाउलर पोजीशन दी जाती है। क्लियर है? अब सेमी फाउलर पोजीशन क्यों दे रहे हैं? ये मेन इंपॉर्टेंट है, कारण जानना ज़रूरी है। तो हम बोलेंगे क्योंकि हम सेमी फाउलर में इसलिए देते हैं क्योंकि कार्डियोजेनिक शॉक में पल्मोनरी कंजक्शन देखने को मिलता है। क्या है? पल्मोनरी कंजक्शन देखने को मिलता है, ठीक है? कंजक्शन देखने को मिलता है। तो अगर हम सेमी फाउलर पोजीशन देंगे, तो इसके अंदर डिक्रीज़ होगा, क्या होगा? डिक्रीज़ होगा आपका पल्मोनरी कंजक्शन। इससे क्या होगा सेमी फाउलर पोजीशन देने के बाद? क्या ईज़ी वे में ब्रीथिंग करेगा पेशेंट, साँस लेने में उसको तकलीफ कम होगी। क्लियर है? और इसके अंदर क्या होगा? वेनस रिटर्न को क्या करेगा ये? एक प्रकार से कंट्रोल करेगा। किसकी बात मैं कर रहा हूँ? कार्डियोजेनिक शॉक के बारे में बात कर रहा हूँ। और डिक्रीज़ हार्ट वर्कलोड, ठीक है? वर्कलोड को भी कम करने का कार्य करेगा आपके पर्टिकुलर किसके अंदर? कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर, ठीक है? और ऑक्सीजन क्या करेगा? थेरेपी दी देते हैं इसके अंदर। क्योंकि ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है। देखिएगा मैंने बात क्या की है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। मैंने सिंपल सा आपका बोला है कि इमरजेंसी मैनेजमेंट करना है तो टेंडर पोजीशन देंगे क्योंकि वेनस रिटर्न करना कराना है हमें। और एक्सेप्ट मैंने कार्डियोजेनिक शॉक के बारे में बात की है कि इसके अंदर हम सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि कार्डियोजेनिक शॉक में आपको देखने को मिलता है पल्मोनरी कंजक्शन। अगर हम सेमी फाउलर पोजीशन देंगे तो कहीं न कहीं ये डिक्रीज़ होगा और इसकी वजह से ईज़ी ब्रीथिंग देखने को मिलती है और वेनस रिटर्न कंट्रोल किया जाता है। अगर वेनस रिटर्न कंट्रोल कर रहे हैं किसमें? सेमी फाउलर पोजीशन देने के। अरे सुनिएगा बात ये है कि अगर हम टेनर पोजीशन देंगे तो पेशेंट का हेड नीचे होगा, पैर ऊपर होंगे, ठीक है? तो वेनस रिटर्न होगा, लेकिन हम वाइस वर्सा अगर मैं बात करूँ कार्डियोजेनिक शॉक में नहीं देते हैं। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि हमें पेशेंट को पल्मोनरी कंजक्शन को कम करना है ताकि ब्रीथिंग पैटर्न थोड़ा इम्प्रूव करे। तो हम सेमी फाउलर पोजीशन में ले आते हैं। पैर तो ऐसे रहेंगे और हेड थोड़ा सेमी फाउलर 35 से लेके 45 एंगल पे रखते हैं, ठीक है? तो सेमी फाउलर पोजीशन में क्या होगा? ब्रीथिंग लेने में आसानी रहेगी क्योंकि पल्मोनरी कंजक्शन कम होगा और वेनस रिटर्न कंट्रोल होगा और इसकी वजह से जो हार्ट का वर्कलोड है वो भी कम होगा और साथ में हम ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, ठीक है? अगर मैं ड्रग की बात करूँ कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पुट अप होके आते हैं, तो यहाँ पे दवा कौन-सी यूज़ में लेंगे? तो आपका आंसर आना चाहिए डोपामाइन और आपका डोब्यूटामाइन। क्लियर है? अब सुनिएगा, अगर मैं डोपामाइन की बात कर रहा हूँ, डोपामाइन की बात कर लेते हैं पहले। अगर मान लीजिएगा लो डोज की मैं बात करूँ फर्स्ट, लो डोज, तो लो डोज कितनी होती है? तो आपको बोलना है 1 टू 3 माइक्रोग्राम केजी पर मिनट, ये लो डोज होगी, डोज हो गई। अब यहाँ पे जो
डोपामिन देने की लो डोज देने का मतलब क्या था? जो आपके डोपामाइनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, D1 जिसको बोलते हैं, वो स्टिमुलेट होंगे। क्या बोला है मैंने? डोपामाइनर्जिक माइनर्जिक रिसेप्टर रिसेप्टर जिसको अपन D1 बोल रहे हैं, वो क्या होंगे? स्टिमुलेट होंगे। क्लियर है मेरी बात? स्टिमुलेट। तो इससे क्या होगा साहब? इससे क्या होगा? इससे सिंपल सा देखने को मिलेगा आपको, जो रेनल ब्लड फ्लो है वो बढ़ेगा। क्या बोला है मैंने? रेनल ब्लड फ्लो क्या होगा? इंक्रीज होगा। जैसे ही रेनल ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, तो सिंपल सा मतलब क्या है? यहाँ पे यूरिन आउटपुट भी बढ़ने वाला है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि शौक में यूरिन आउटपुट कम होता है। तो हमने डोपामिन दिया लो डोज, तो यहाँ पे डोपामाइनर्जिक रिसेप्टर D1 स्टिमुलेट होंगे। स्टिमुलेट होने की वजह से क्या होगा? रेनल का ब्लड फ्लो क्या होगा? बढ़ेगा, और इसकी वजह से यूरिन आउटपुट बढ़ेगा। तो ये हमने क्या किया है? लो डोज देके डोपामिन की, तो हमने क्या किया? यूरिन आउटपुट बढ़ा दिया। कुल मिला के बात ये है। ठीक है साहब। अगर मान लीजिएगा मॉडरेट फॉर्म में अगर मैं डोज दे रहा हूँ किसकी? डोपामिन की, क्या होगा? मॉडरेट फॉर्म में अगर हम डोपामाइन यूज करते हैं डोपामिन यूज करते हैं, तो क्या होगा? सुनिएगा, सिंपल सा, वहाँ पे हम 1 से लेके 3 माइक्रोग्राम केजी पर मिनट यूज़ ले रहे थे। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 5 से लेके 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट ले रहे हैं, ठीक है? और बेसिकली ये डोज़ किस शौक में यूज़ में लेते हैं? तो आपको बताना है, कार्डियोजेनिक शौक के अंदर बेसिकली हम इतनी डोज़ मॉडरेट के फॉर्म में हम रखते हैं। अब साहब डोज बढ़ा दी तो क्या होगा? साहब यहाँ पे जो बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं, क्या बोला है मैंने? रिसेप्टर, वो क्या होंगे? स्टिमुलेट होंगे। क्या होंगे? स्टिमुलेट होंगे। साथ में अगर जैसे स्टिमुलेट होंगे बीटा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट, वहाँ पे आपका डोपामाइनर्जिक D1 रिसेप्टर एक्टिव स्टिमुलेट हो रहा था डोज लो डोज पे। यहाँ पे जब डोज बढ़ा देंगे 5 से 10 माइक्रोग्राम बढ़ा देंगे पर केजी पर मिनट, तो क्या होगा? बीटा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, और बीटा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट होते ही क्या होगा? आपकी हार्ट रेट जो है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्या? हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात? दूसरी अगर मैं बोलूं, यहाँ पे मायोकार्डियल जो कॉन्ट्रैक्शन की कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और साथ में कार्डिक आउटपुट है कार्डिक आउटपुट है वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्लियर है मेरी बात? इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं अपने हाई डोज की। थर्ड अपना पॉइंट है हाई डोज। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? डोपामिन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है? किसकी डोज कर रहे हैं अपन? डोपामिन की। डोपामिन। क्लियर है? यहाँ पे हम क्या कर देंगे? जो लो मॉडरेट से ज़्यादा हम क्या करेंगे? मोर देन 10 माइक्रोग्राम केजी पर मिनट से ज़्यादा हम देंगे। क्लियर है? ये अपनी डोज की क्वांटिटी रहेगी। इसके अंदर क्या होगा? जो अल्फा रिसेप्टर हैं अल्फा रिसेप्टर हैं वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। क्लियर है मेरी बात? अल्फा रिसेप्टर जैसे ही स्टिमुलेट होंगे तो क्या देखने को मिलेगा? तो बोलना है यहाँ पे वासो कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। क्या होगा? वासो कंस्ट्रक्शन देखने को मिलने वाला है। क्लियर है? और यहाँ पे इसके साथ में क्या हो जाएगा? बीपी इंक्रीज हो जाएगी। और आफ्टर लोड की मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर है मेरी बात? क्या समझाया है मैंने? ठीक है? आफ्टर लोड के बाद बढ़ा। अब सुनिएगा, हमने डोज के हिसाब से डोपामिन पढ़ा है। जैसे-जैसे डोज बढ़ाएँगे उसका कार्य प्रणाली चेंज हो जाती है। अब क्या पढ़ा है उसके बारे में देखते हैं। सुनिएगा, हमने बात की है कि साहब लो और मॉडरेट की। अगर देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पे है, लो डोज हम रख रहे हैं, कितना है? 1 से लेके 3 माइक्रोग्राम केजी पर मिनट। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, मैं पहले बता रहा हूँ आपको।
क्या है साहब, ये डोज रखेंगे तो जो डोपामाइनरेज रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम D1 बोल रहे हैं, वो क्या होंगे, स्टिमुलेट होंगे, और जैसे स्टिमुलेट होंगे तो आपके रेनल ब्लड फ्लो को बढ़ा देंगे। इसके कारणवश क्या होगा, यूरिन आउटपुट भी बढ़ने वाला है। ये हम फर्स्ट लो डोज की बात कर रहे हैं। सेकंड में मैंने क्या बोला कि साहब मॉडरेट के अंदर क्या करेंगे, डोपामिन की डोज बढ़ा देंगे, कितनी दे कर देंगे, तो आपको बताना है 5 से लेके 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। क्लियर है? तो ये हम बेसिकली कार्डियोजेनिक शॉक में यूज में लेते हैं। और यहाँ पे जो बीटा रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट होंगे, और जैसे ही बीटा रिसेप्टर स्टिमुलेट हुए तो आपकी हार्ट रेट भी बढ़ेगी, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिविटी भी बढ़ेगी आपकी, और कार्डिक आउटपुट भी बढ़ने वाला है। क्लियर है मेरी बात? ओके। नेक्स्ट मैंने आपको बोला है, क्या बोला है साहब, अगर हम हाई डोज कर दे तो हाई डोज कितनी है, 10 से अबव। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हाई डोज करेंगे तो अल्फा रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, इसकी वजह से वासो कॉन्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, और बीपी इंक्रीज होगी कब, जब आफ्टर लोड, जब आफ्टर लोड लोड आफ्टर लोड इंक्रीज होगा। क्लियर है मेरी बात? ओके। नेक्स्ट मैंने बोला था आपको डोब्यूटामाइन, क्या बोला था, डोब्यूटामाइन। अब इस ड्रग के अंदर क्या यूज में आएंगे देखिएगा, होगा जो आपका मायोकार्डियल, क्या बोला है मैंने, मायोकार्डियल कंस्ट्रक्शन को बढ़ाने का काम करेंगे। सेकंड अगर मैं बोलूं, ये कार्डिक आउटपुट को भी बढ़ाने का काम करता है। क्या है, कार्डिक आउटपुट को, लेकिन इतना नहीं कर पाएगा जितना डोपामिन करता है। क्लियर है मेरी बात? और ये आफ्टर लोड क्या है, आफ्टर लोड इसमें क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा इसमें, माइल्ड वासोडाइलेशन देखने को मिलता है। वहां पे कंस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा था, यहाँ पे आपके माइल्ड देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आगे मैं बात करूँ इसी के अंदर कि कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होता है, कौन सा ज्यादा कर यूज में लेते हैं, तो हम डोब्यूटामाइन यूज में लेते हैं। सुनिएगा, ये मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, कार्डिक आउटपुट को बढ़ाता है, आफ्टर लोग ये डिक्रीज होता है, वासोडाइलेशन देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछे कि बेस्ट किस में हो, कौन से शोक के अंदर बेस्ट होता है, तो आपको बोलना है कार्डियोजेनिक शोक के अंदर। क्यों, उसकी बात सुनिएगा। हम लिख सकते हैं इट इज बेस्ट फॉर कार्डियोजेनिक शोक विथ लो कार्डिक आउटपुट। क्लियर है मेरी बात? सीओ, कार्डिक आउटपुट। और इसके अंदर जैसे ही बेस्ट होगा, लेकिन इसके अंदर इट डज नॉट इम्प्रूव रेनल ब्लड फ्लो। इसका मतलब क्या हुआ, ये कार्डियोजेनिक शॉक में बेस्ट तो होता है, लेकिन ये जो रेनल ब्लड फ्लो है, रेनल ब्लड फ्लो है, उसको क्या नहीं करेगा, ये इम्प्रूव नहीं करेगा। तो डोपामिन भी यूज में लेते हैं। क्लियर है मेरी बात? अगर आपसे कोई पूछे, सिंगल लाइन में आपको याद रखना हो ट्रिक के हिसाब से, तो अगर लो कार्डिक आउटपुट है प्लस में कार्डियोजेनिक शोक है, तो कौन सी दवा यूज में लेंगे। अगर एक कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है हाइपोटेंशन है, ठीक है, प्लस में शोक है, तो कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी, तो आपको बताना है सिंपल सा कि साहब अगर लो कार्डिक आउटपुट है और कार्डियोजेनिक शोक है, तो उस दौरान हम ये लेंगे डोब्यूटामाइन। क्लियर है मेरी बात? डोब्यूटामाइन कब यूज में लेंगे। और हाइपोटेंशन है और शोक है, तो हम क्या करेंगे, डोपामिन यूज में लेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में एम्स में डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन बन के आते हैं। क्लियर है मेरी बात? ओके। अगर ये हमने इमरजेंसी की बात की, अगर बेसिक मैनेजमेंट की बात करें तो क्या करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बेसिक मैनेजमेंट के अंदर क्या करेंगे देखिएगा। अगर हाइपोवोलेमिक हाइपोवोलेमिक है, क्या है, हाइपोवोलेमिक है, तो हम क्या देंगे पेशेंट को, आईवी फ्लूइड। क्या देंगे, आईवी फ्लूइड देंगे। ठीक है,
डिपेंड्स करता है शोक किस प्रकार का है, उसके हिसाब से हम मैनेजमेंट कर रहे हैं। अगर मान लीजिएगा कार्डियोजेनिक शोक है, कार्डियोजेनिक शोक है, तो हम क्या करेंगे, हम आईवी फ्लूइड नहीं देंगे, तो नेवर गिव आईवी आईवी फ्लूइड। क्यों साहब? क्योंकि इसमें पहले से ही पल्मोनरी एडिमा होता है, ठीक है? और हम इसके साथ में हम यहाँ पे देंगे गिव डोपामिन, ठीक है? गिव डोपामिन। क्लियर है? ये कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर करेंगे, बेसिक मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? थर्ड अगर मैं बात करूँ कि सब सेप्टिक शॉक का मैनेजमेंट क्या होगा, हम शॉक के हिसाब से मैनेजमेंट कर रहे हैं, देखिएगा। सेप्टिक शॉक में हम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज में लेते हैं। क्या लेते हैं? ब्रॉड लेवल की जो एंटीबायोटिक होती हैं, उनको हम यूज में लेते हैं, एंटीबायोटिक। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? आपके सेप्टिक शॉक में, ठीक है? जैसे कि अगर मैं स्पेशली मैं बात करूँ, आपके डोब्यूटामाइन भी यूज में लेते हैं इसके अंदर सेप्टिक शॉक में, स्पेशली स्पेशली इन सेप्टिक शॉक। बट साथ में मैं बोलूं ऑल्सो यूज डोपामिन। अगर यहाँ पे बताने का मतलब क्या रहा मेरा कि साहब अगर सेप्टिक शॉक की बात करें तो डोबिटामाइन यूज में लेते हैं, लेंगे इसके साथ साथ अपन डोपामिन भी यूज में ले लेते हैं, ठीक है? फोर्थ अगर मैं बात करूं आपका ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। अब ये क्या होता है साहब, सुनिएगा। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे? ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के अंदर सिंपल सा क्या होता है, अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो वहां पे हम फ्लूइड को रिमूव करना होता है, तो हम क्या करते हैं, पेरिकार्डियोसेंटेसिस करते हैं। क्या बोला है मैंने? पेरिकार्डियोसेंटेसिस करते हैं। क्लियर है मेरी बात? ओके साहब। अगर आगे मैं बात करूं, फिफ्थ आपका आता है न्यूरोजेनिक शोक। अब सब इसमें क्या करते हैं अपन, पेशेंट को डोपामिन देंगे, साथ में रेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। क्लियर है? अब साहब यहाँ पे न्यूरोजेनिक शोक के अंदर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है आपका डोपामिन का, ठीक है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं। देखिएगा, इसको जैसे ही हम न्यूरोजेनिक शोक में यूज करेंगे तो यहाँ पे ये यूरिन आउटपुट बढ़ाएगा। क्या करेगा? इंक्रीज यूरिन आउटपुट। क्लियर है मेरी बात? ओके। इसके साथ साथ क्या करेगा ये डायलेट करेगा आपके रेनल्स वेसल्स को। क्या बोल रहा हूं मैं? क्यों, कैसे बढ़ेगा? देखिएगा, बाई डायलेटिंग रेनल वेसल्स। क्लियर है मेरी बात? ओके। और इसके साथ साथ क्या होगा, जैसे ही डायलेटिंग करेगा तो इंक्रीज रेनल ब्लड फ्लो। कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला है? देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा डेप्थ में जा रहा था मैं। न्यूरोजेनिक शॉक में हम डोपामिन दे रहे हैं, ठीक है? साथ में हम रेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। अब मैकेनिज्म एक्शन क्या होगा, ये इंक्रीज यूरिन आउटपुट बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा? आपके जो रेनल वेसल्स हैं उन पे काम करेगा, डायलेट करने का काम करेगा। इसकी वजह से रेनल ब्लड फ्लो बढ़ेगा, और अगर ब्लड फ्लो बढ़ गया रेनल वाला तो क्या होगा, इंक्रीज यूरिन आउटपुट हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? ओके। आगे शोक की बात करें, क्या होगा आपका? सिक्स है आपका एनाफाइलेटिक शोक। अब सब इसमें क्या होता है, सुनिएगा। एनाफाइलेटिक शोक में क्या होता है, एविल डेक्सा का हम यूज में लेते हैं, डेक्सोना। आपने सुना होगा, डेक्सोना। अब साहब एविल क्या है आपका? एंटी हिस्टामिन ड्रग है कि नहीं है? अरे बोलो मेरे साथ, है ना? और ये क्या है, एक प्रकार से स्टेरॉइड है आपका डेक्सोना। क्लियर है? और अगर आपको एक लाइन याद रखनी है, आगे मैं कुछ पॉइंट बोल रहा हूं, समझिएगा। यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट क्या होता है? बेस्ट इंडिकेटर होता है आपका शोक की प्रोग्नोसिस को डायग्नोसिस करने के लिए। मैंने क्या बोला है? यूरिन आउटपुट क्या होता है? इट इज बेस्ट इंडिकेटर, बेस्ट इंडिकेटर टू फाइंड आउट फाइंड आउट द प्रोग्नोसिस प्रोग्नोसिस ऑफ शोक। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बना है तो ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई पूछे
कि इंडिकेटर कौन-सा है अगर हम शॉक का प्रोग्नोसिस चेक कर रहे हैं, तो फाइंड आउट कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन बन के आए तो आपको यूरिन आउटपुट पे ही क्या करना है, डन करना है, टिक मारना है। क्लियर है? और मैनेजमेंट क्या करते हैं? सुनिएगा, बेसिकली मेस्ट यूज़ करते हैं, लेकिन आजकल इसको नहीं यूज़ करते हैं, रेयर केस में यूज़ हो रहा है। तो साथियों, हमने सिंपल सा सोप पढ़े हैं। सोप में हमने क्या-क्या जाना है, इसके टाइप जाने, इसकी डेफिनेशन जानी है, किस तरह से ये काम करता है, ठीक है? इसके मैनेजमेंट के बारे में बात की है, डायग्नोसिस के बारे में बात की है, किस प्रकार से हमने पाल्पिटेशन करना होता है, परक्यूशन करना होता है, सारी चीज़ें हमने जानी है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए नॉलेजेबल है। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट्स मैंने सारे क्लियर किए हैं। फिर भी अगर किसी दोस्त को डाउट है तो मेरे को डीएम करके बात कर सकता है, नोट्स ले सकता है। ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और जल्दी आपको लाइव एमसीक्यू क्लासेस भी देखने को मिलने वाली हैं अपने इसी प्लेटफ़ॉर्म पे। तो जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, जितने भी सोशल हैंडल्स हैं, उन पे आप जाके फ़ॉलो कर लीजिएगा और मिलते हैं जल्द नई क्लास में, ठीक है? तब तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम, राम।